सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शॉर्टकट नोट्स में कैसे निपटाना है इसको देखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। हमने इस यूनिट में पढ़ना क्या है? हमने ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आगे इस यूनिट में जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेस पे आपने सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है। तो तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, आप सभी को पता होगा। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें से बहुत आसानी से बिजली पास हो जाती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें से बिजली पास नहीं हो पाती। एंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो मतलब मीडियम रेंज की इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये होता है। अब उसके बाद आता है सेल। सेल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस यूनिट का एक अच्छे वाला मतलब पोर्शन कवर करके रखता है और सबसे आसान टॉपिक में कंसिडर किया जाता है, बन सकता है क्वेश्चन। तो सेल को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी की एक फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है एनर्जी की दूसरी फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब बात करूं सेल के टाइप की, तो सेल कई तरह के होते हैं, बट अभी हमने पढ़ने दो तरह के सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। समझिए 11th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो और कई बार तो भाई साहब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही सीधा 5 नंबर का टॉपिक दे दिया जाता है। समझिए सेल क्या होता है। इट इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बनाएगा। इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जिसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस सेल का जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसे बोलते हैं। कॉपर हो गया, जिंक हो गया, बहुत सी मेटल को इसी मेथड से रिफाइन किया जाता है। ये मेथड आप लोग पढ़ोगे जनरल प्रिंसिपल में। और देखो यार एंड का टाइम आ गया, आई होप आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। वो रिडॉक्स रिएक्शन क्या रहती है? वो स्पॉन्टेनियस रहती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो इस बात का मतलब? अपने आप हो रही है वो रिएक्शन। और इसमें क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्यों? ये रिएक्शन तभी तक होगी, मतलब बीच बीच में रुक जाती है, हमें बार बार इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, पता होगा। हम दो बिकर लेते हैं, एक साइड जिंक सल्फेट लिया जाता है, एक साइड कॉपर सल्फेट लिया जाता है। एक साइड जिंक की रोड होती है, एक साइड कॉपर की रोड होती है। इस तरफ चलें तो इसमें ऐसा मतलब रोड एक ही मेटल की होती है, एक ही सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है। अब द इलेक्ट्रोड्स टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसमें एक जिंक है, एक कॉपर है, दो अलग अलग हैं। और इसमें क्या होता है? दोनों की दोनों जो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इसकी डिटेल वीडियो देख लेना। ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसमें क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है। ये इम्प्योर मेटल है और इम्प्योर मेटल से हम लोग प्योर मेटल बनाते हैं। ठीक है। इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाता है। इसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। सर ये बातें कैसे होती हैं? ये आप लोगों ने याद रखना। आप लोग फिजिक्स में भी देखते होंगे, मैक्सिमम जगह हम ये देखते हैं एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पे हम बिजली बनाते हैं, बिजली का यूज नहीं करते, जहाँ पे हम बनाते हैं वहां पे एनोड नेगेटिव ही रहता है। अब हम लोगों ने एक apparatus का यूज किया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज।
अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या बला है, ये जो यू शेप की जो ट्यूब थी, इट इज एन इनर्ट, इनर्ट वर्ड यूज किया, इट मींस ये नॉन रिएक्टिव होती है। इट इज एन इनर्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच इज फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ KCl और KNO3 और K2SO4 इन अगर अगर फॉर्म। अगर अगर फॉर्म कहा जाता है जिलेटिन लाइक या जेली लाइक को, ठीक है, मतलब ना सॉलिड हो ना लिक्विड हो, बीच की जो स्टेट है उसमें आप KCl KNO3 या फिर K2SO4 लोगे। ये फास्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं। इनका काम क्या होता है, सबसे पहला काम है, इट इज यूज टू कनेक्ट बोथ द बीकर्स, दोनों बीकर्स को जोड़ता है। दूसरी बात है, इट इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्ज को इम्बैलेंस नहीं होने देता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चार्ज को बैलेंस बना के रखेगा। अगली बात करें, इट इज यूज टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ वन इलेक्ट्रोलाइट इनटू अनदर इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नहीं है कि भी सॉल्ट ब्रिज से होके जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट की साइड चला जाएगा या कॉपर सल्फेट जिंक सल्फाइड की चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज टू कंप्लीट द इनर सेल सर्किट, ये इनर सेल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। अब चलते हैं इस यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे लिए है नॉन इक्वेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है भाई नॉन इक्वेशन। क्या होती है सर नॉन इक्वेशन? देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने करवाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। लीटा कार आड़ी जमी फनी पंजाबन है क्यूट अंग्रेजन भारत आई ऑस्ट्रेलिया से, इस तरह से है। तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल निकालते थे। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जब सारी कंडीशन स्टैंडर्ड रहे। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा और कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। बट हमेशा कंडीशन स्टैंडर्ड रहे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जब कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है, जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, ऐसे केस में अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो आपको देता है कौन, नर्स्ट इक्वेशन। क्या फॉर्मूला रहता है, ई मेटल इज इक्वल टू ई नोट मेटल माइनस 0.0591 बाई एन लोग 1 बाई Mn पॉजिटिव। इसका मतलब मेटल इन आयनिक फॉर्म है। और अगर आपको किसी सेल के लिए निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। इनके न्यूमेरिकल की आप लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, वैसे मैंने करवाई भी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। किसी भी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि आपको एक सेल होगा तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी होगी, ए प्लस बी गिव्स एक्स एक्स वाई वाई और एन इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, लोग यहाँ पे पता होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। अगली बात, ये क्या कैलकुलेट करने के हेल्प करता है, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी हेल्प से हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, ई सेल जीरो हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन और ये लोग के सी। अच्छा, और भी बड़ी हेल्पफुल रहता है ये, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज याद कर रख लेना, 1-2 मिनट पॉज करके ना इन फॉर्मूलाज को याद कर लो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर डेल्टा जी नॉट का दूसरा फॉर्मूला होगा माइनस 2.303 आर टी लोग के सी, एक ही बात है। अब 2019 में एक न्यूमेरिकल आया है, आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लोग के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी गई है, सी डी टू पॉजिटिव जेड एन गिव जेड एन टू पॉजिटिव सी डी। अब डेल्टा जी नोट निकालना है, तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए अभी आपने चेक किया होगा नीचे, नहीं चेक किया तो मैं करा देता हूँ। ये रहा डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस एन एफ ई नोट सेल, दिखाई दे रहा है ये वाला, मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्या, ये रहा। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, तो पहले ई नोट सेल निकलेगा। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट रिडक्शन माइनस ए नॉट ऑक्सीडेशन। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन का भी पता हो। रिडक्शन किस पे होती है, जब चार्ज बढ़ता है, तो जिंक का चार्ज बढ़ रहा है मीन जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैडमियम का चार्ज घट रहा है मतलब कैडमियम पे ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है। फॉर्मूला रहता है आर ओ, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रही थी कैडमियम पे, तो उसकी वैल्यू, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जिंक की जो कि है
माइनस 0.763, टोटल आपका आ जाएगा 0.36 वोल्ट। अच्छा, इस वैल्यू से भी बहुत कुछ पता लगता है हमें, ठीक है। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स वो रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, पॉसिबल है। तो पहले तो बेटा जी हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे डेल्टा जी नोट, ठीक है। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है, आप चेक करो तो 2 का ही हो रहा है। एफ फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 होती है, और ई नॉट सेल ये आया है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से log केसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई, है निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। देखो ना, ये था ना फॉर्मूला, क्या था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 log के सी। इसको रख लो एक साइड, अगर वैल्यूज पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। log के सी का फॉर्मूला देखो, एक log के सी का फॉर्मूला यहाँ भी करके आए हो, ई नॉट सेल, क्लियर है। ये आप फॉर्मूला चेक करो एक बार, क्या है फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन log के सी। तो log के सी का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा एन ई नॉट सेल बाई 0.059। एन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ है, ई नॉट सेल 0.36, ये 0.059, तो ये आ गया 12.20। अब आपको log के सी की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में आपको के सी की वैल्यू निकालनी होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो log को उधर ले जाओगे तो एंटी log ऑफ 12.20 कर लोगे। log एंटी log टेबल देखनी सिखाई है, आपको देखनी आनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल आ गया तो बहुत ही आपकी हेल्प हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस, कि भैया ये कंडक्टेंस क्या है। अब कंडक्टेंस को समझे इससे पहले हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही है, ठीक है, उसमें जो अपोज ऑफर किया जाता है कि भाई वो फ्लो ना करे, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा, कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सर रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें तो नहीं पता, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात तभी रहेगी अगर आपको पता रहेगा। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मैं आपको बताऊं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में बता देता हूँ एक बार। रेजिस्टेंस होता है आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के, और यहाँ से आर इज इक्वल टू, इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, ये रो एल बाय ए आ जाता है। इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो कंडक्टेंस होता है, जो जी होता है, वो क्या होता है भाई, 1/r, ठीक है। 1/r यानी कि क्या बनेगा, ये सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा ना, 1/रो एंड A/L, अगर मैं गलत नहीं जा रहा हूं तो, ठीक है। क्या बन जाएगा, A/L। 1/रो, 1/रो भी एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कापा, ठीक है। कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट याद रख लेना, कंडक्टेंस की यूनिट होती है ओहम इनवर्स, ठीक है। अब बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है कि डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। डाइल्यूशन बोले तो जब हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखना ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होती है डाइल्यूशन पे बढ़ जाती है, कंडक्टेंस इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस। अब अगला टॉपिक हमारा बनता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसको 1/रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बहुत अच्छी वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, देख लेना जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बिल्कुल, अब यहाँ से अगर आपको मैं बोलूँ रो की वैल्यू, सॉरी, आपको 1/रो निकालना है या कापा निकालना है, कापा की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये क्या होगा GLA, या फिर इसको G इंटू जी स्टार भी लिखा जाता है, G इंटू जी स्टार। जी यहाँ पे कंडक्टेंस है और जी स्टार यहाँ पे सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट किसे बोला जाता है भाई, सेल कांस्टेंट बोला जाता है L/A को, ठीक है। सेल कांस्टेंट किसे बोला जाता है, L/A को बोला जाता है, क्योंकि किसी भी सेल की जो लेंथ है, जो उसका एरिया है, वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक ही जो है कंडक्ट, जो डाइल्यूशन पे डिक्रीज होती है, सिर्फ एक ही तरह की कंडक्टेंस है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखना, वो डिक्रीज करती है एज नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अभी अगली बात समझो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, ये क्या होती है, कापा इंटू वॉल्यूम, कापा इंटू वॉल्यूम, या फिर कापा इंटू 1000/n। बहुत ही आसान है, यहाँ पे n का मतलब नॉर्मेलिटी होता है, कापा इंटू 1000/m, क्लियर है।
और यही दोनों ही कंडक्टेंस, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो चाहे मोलर कंडक्टेंस हो, ये इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा मतलब पानी ज्यादा डालोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, दोनों ही तरह की। सिर्फ एक घटती है, वो है मोलर। क्लियर है। अब ये न्यूमेरिकल जो है मैंने करवाए हुए हैं, एक तो दिल कर रहा है करवा दूं आपको, एक दिल कर रहा है ना करवाऊं, चलो करवा देते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओहम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड इज यूनिटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑल इंडिया 2014 के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए भाई, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ऊपर से आप लोग उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? हम्म देखो, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, अभी जस्ट अभी कराया मैंने आपको। फॉर्मूला होता है इसका G इंटू जी स्टार, ठीक है। जी जी क्या होता है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये होना चाहिए ऐसे 1/r, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी बोली गई है 200 बोली गई है, 1/200 इंटू में जो, देखिए सेल कांस्टेंट उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली, सेल कांस्टेंट इज यूज्ड एज यूनिटी, ठीक है। तो बेटा जी आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या निकालनी है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालने में क्या दिक्कत है, मोलर कंडक्टिविटी अभी फॉर्मूला किया कापा इंटू 1000/m। कापा जो कंडक्टिविटी आ गई है ये वाली है ना, इंटू में 1000/m। मोलैरिटी, मोलर कंसेंट्रेशन जो गिवन होगी, मोलर कंसेंट्रेशन आप चेक करो तो एक बार जरा, मोलर कंसेंट्रेशन ये रही 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन बोला था ना उन्होंने, ठीक है, ये रहा। बस वैल्यूज पुट की, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन बना हुआ है 2012 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। समझिए मोलैरिटी दी गई है, उस डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर इज 5.55 10 की पावर 3 ओहम, ये रेजिस्टेंस दी गई है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। सबसे पहले आप इसका एरिया निकाल लो, क्योंकि लेंथ तो हमें गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है 3.14, और आर रेडियस, रेडियस नहीं गिवन है हमें, इसका डायमीटर गिवन है, ठीक है। आप चेक करो तो जरा, इसका डायमीटर हमें गिवन है, तो वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर एंड आंसर आ जाएगा 3.14/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके एरिया आया, बट हमें सिर्फ एरिया नहीं निकालना, हमें इसकी रजिस्टिविटी निकालनी है, रो निकालनी है। रो का फॉर्मूला क्या होगा, RA/L, जो रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया, लेंथ मैथमेटिकल है, हो जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, हो जाएगा। रजिस्टिविटी निकाल, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा इंटू 1000 मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखी थी आपको, कापा आपने भी कैलकुलेट कर लिया। बोलना जरा क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी तो हमें चलो पता है क्या होती है, डेफिनेशन भी देख लेना भाई अलग से मोलर कंडक्टिविटी की। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो को अप्रोच करने लग जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। या कह लीजिए, जब देखिए आपने कंटेनर लिया, या आप, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे पानी की टंकी है और उसमें आप क्या करो, 1 चम्मच नमक का डाल दो, तो और मैं आपसे पूछूं क्या वो पानी की टंकी नमकीन हो जाएगा पानी, ये मजाक की बात हो गई है ना। तो ऐसा ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी है, कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इतना इनफाइनाइटली आप लोगों ने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कब, जब कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो, या आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अच्छा, तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आई होप आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, दो सब्सटेंस विच डिसोशिएट इनटू आयंस, जो आयंस में टूट जाते हैं ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मान लो कि NaCl है, NaCl में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओ, ठीक है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ और ये आयंस में टूट जाए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा।
दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट। फोकस करना मेरी बात पे। क्या होता है स्ट्रॉन्ग? जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल लेंगे। जैसे कि NaCl है, जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, बिल्कुल बुरी तरह से टूट जाता है। और वीक किसे बोलेंगे? जो पार्शियली डिसोशिएट हो, बहुत थोड़ा सा डिसोशिएट हो आयन के अंदर, जैसे कि CH3COOH है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन इसका डिसोशिएट होता है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाए हुए हैं, अभी सुपर फास्ट करा रहा हूं, ठीक है, समझना। तो अभी ना बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ आया इससे रिलेटेड, हमारा कोलरस लॉ। कोलरस लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट limiting molar conductivity of an electrolyte represented as the sum of इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है? कि आपको अगर, अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कंडक्टिविटी, ये मोलर और ये लिमिटिंग का साइन है। अगर आपको किसी की भी निकालनी है, मान लो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको NaCl की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, मतलब इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। समझ रहे हो? अब एप्लीकेशन पूछ ली जाती हैं, पूछी भी गई हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलरस लॉ। तो सबसे पहली बात है, आप अभी न्यूमेरिकल इसके जब लगाओगे दो तीन, तो आपको पता लगेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसकी हेल्प से, कोलरस लॉ की हेल्प से हम इनकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन तो ये होगी, विद द हेल्प ऑफ कोलरस लॉ वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसे, CH3COOH, बहुत कम आयंस में टूटता है। तो इनके इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टिविटी का सम। इसकी हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत न्यूमेरिकल बने हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बने हुए हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी जो अभी की हमने, कापा इंटू 1000/m, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि हम लोग किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोलरस लॉ। ठीक है, ये आपको जीरो का साइन दिख रहा होगा, मतलब जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है, और सी का मतलब होती है कंसंट्रेशन कुछ भी हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो ये तो था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Kc, एंड जिसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर टू द 1 माइनस अल्फा, वेयर C इज कंसंट्रेशन, या कह लीजिए मोलर कंसंट्रेशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आप ऊपर से कैलकुलेट करके आओगे। बट ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं वो फर्स्ट से ही बनते हैं, रेयर चांसेस है इनसे बने, बट चांसेस हैं 1% 2% बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अभी बताई थी जस्ट मैंने, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? कि जब हम किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं और वो सब्सटेंस डिसोशिएट हो जाता है आयंस के अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और उस सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। तो पहला है हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो यार, जितना आप लोग पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है। यही थी फैराडे के फर्स्ट लॉ में बात। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। सिंपल सी बात थी कि भैया कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या कितनी रिएक्शन होगी, डिपेंड करता है कि मैं उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतने ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा आप लोग मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ से Z आ जाएगा, और Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। Q चार्ज का फॉर्मूला बनेगा I इंटू टी, और कभी भी अगर आपको Z की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा एटॉमिक मास बाय N इंटू 96500। इसके बाद है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब अच्छा मेरी बात सुनो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी को पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? अब क्या सभी बच्चों के नंबर सेम आएंगे? मैंने तो सबको सेम पढ़ाया है। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है आप लोगों की खुद पे भी। क्लियर है? तो ये है फैराडे का सेकंड लॉ।
कि आपने 2-3 बीकर लिए, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिए, सबको सीरीज में कनेक्ट किया और सब में से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो क्या सब पे सेम रिएक्शन होगी? इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबके सेम नंबर आएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंट नंबर भी आएंगे और डिफरेंट ही आएंगे, बात ये है बहुत ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पे, और ये ही बात की थी फैराडे के सेकंड लॉ में, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट कितना डिपॉजिट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट के बराबर, सेकंड कितना डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है, और नहीं आए टेंशन नहीं लेनी है, मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। आपसे पूछा जाएगा कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो इनका आंसर आएगा n फैराडे। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब Zn2 पॉजिटिव से जिंक बनाओ भाई, तो Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे जिंक बनेंगे, तो यहाँ पे 2 फैराडे। ठीक है, 2 × 96500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, silver is uniformly electro-deposited on a metallic vessel of surface area of 900 centimeter cube by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours. Calculate the thickness of silver deposited। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे करेंगे? देखो बेटा जी, जब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग वेट निकाल लोगे, और वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आप लोग कैसे निकालते हो, विद द हेल्प ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे था फॉर्मूला, वो था ऐसे था ना, डब्ल्यू, ओहो गलत पेन ले लिया, डब्ल्यू यहाँ पे करवा देता हूँ मैं सोल्व। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जिट होता है, जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। जेड क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी ऊपर लिखा था हमने, एटॉमिक मास बाय एन एफ आई। कितना करंट है, 0.5 एम्पियर है, और कितनी देर के लिए है, 2 आवर्स के लिए है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू 60, है ना। एटॉमिक मास कितना होता है सिल्वर का, 108। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन होता है, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल में तो लॉस गेन वो एक ही कर सकता है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 96,500 होगी, इंटू में 0.5, और ये 2 इंटू 60 ये 60 पता ना कैसे आया भाई, हावर्स में आपको टाइम दे रखा था, आप उसे सेकंडों में लेके गए हो, तो यहाँ से आपके पास वेट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा 4.03 ग्राम। और थिकनेस को कैसे निकाल लोगे, मान लो कि थिकनेस कितनी है इसकी, x सेंटीमीटर है, आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी गिवन है। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। आपको मास भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है, आपको डेंसिटी भी पता है, बट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या होगा, मास का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू थिकनेस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो अब थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, बस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स flow through a metallic wire if a current of 0.5 ampere is passed for 2 hours। 2 घंटों के लिए अगर आप करंट पास कराओ, तो पहले तो आप यहाँ से चार्ज निकाल लो। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। कितना करंट है, 0.5 एम्पियर, कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स के लिए, 2 इंटू 60 तो आपके पास चार्ज आ जाएगा। अब इतना चार्ज है, अब आपको पता, ये टोटल चार्ज है, अब आपको पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है और टोटल चार्ज इतना है, तो यहाँ से आप एवेल्युएट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मुश्किल है क्या? आगे बढ़ते हैं सम कमर्शियल सेल की तरफ। कमर्शियल सेल समझते हो ना, जो हम फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल की। क्या होते हैं प्राइमरी सेल, जो सबसे पुराने सेल हैं, जो सबसे पहले बनाए गए थे। क्या खास बात होती है इनकी, ये एक बार यूज किए जाते हैं, बार बार इनका यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक बार मतलब अच्छे टाइम तक यूज होते हैं, उसके बाद रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब मेन बात है रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल किसे बोलते हैं, रिचार्जेबल सेल होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बार बार होती है और लंबे टाइम तक इनका यूज किया जा सकता है। अगली बात करें तो फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, जो इसमें फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, और फ्यूल भी ऐसा नहीं है कि लकड़ी पेट्रोल वगैरह नहीं, ऐसा फ्यूल जो पोल्यूशन न फैलाए, ठीक है, जो हमारे पास जिसका सोर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा फ्यूल।
ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन जैसे फ्यूल को यूज करके। अच्छा, कोरोजन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है भाई। कोरोजन किसे कहते हैं? संक्षारण, है ना, किसी मेटल का धीरे धीरे खत्म हो जाना। और अगर आपको पता हो मेटल धीरे धीरे खत्म होती है, ठीक है, मोस्टली मेटल एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब क्या है कि वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देती जाती हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? एटमॉस्फेयर। एक्चुअल में उन पे एटमॉस्फेरिक गैसेज अटैक करती हैं, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। अब रस्टिंग, रस्टिंग स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया जाता है फॉर आयरन, ठीक है। आयरन अगर खत्म हो रहा है तो हम रस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अगर आपने रस्टिंग को या कोरिजन से प्रोटेक्ट करवाना है किसी मेटल को, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? बैरियर प्रोटेक्शन है, ठीक है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं। बैरियर समझते हो ना, कि आपने उस पे पेंट कर दिया, आपने उस पे ग्रीस लगा दिया, ऑयल लगा दिया, इस तरह से। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? कि आप कोई उससे ज्यादा एक्टिव मेटल यूज करने लगो, तो वो उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग पूछी जाती है कि रस्टिंग में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कैसे होती है। एनोड पे क्या होता है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो बनेगा Fe2 पॉजिटिव। कैथोड में क्या होगा? ऑक्सीजन गैस होती है, वाटर में से H पॉजिटिव आ जाता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2H2 बनेगा, ठीक है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टेड आयरन का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो समझ जाना, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। रस्टेड आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 XH2O। तो आगे बढ़ते हैं, और सेल की बात जो हमने की, प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको लंबे टाइम तक यूज हम नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्राई सेल का, ठीक है। ड्राई सेल किसे कहते हैं? शुष्क सेल बोलते हैं, 10th क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा। एंड इसका दूसरा नाम होता है लिक लैंके सेल, लिक लैंके सेल भी बोल देते हैं इसको, या लेक लैंके सेल, प्रोनाउंसिएशन आई होप मेरी सही हो। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज किया जाता है टॉयज, वॉल क्लॉक्स, रिमोट्स, रेडियोज। रेडियोज तो आजकल चलो कोई नहीं यूज करता। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो भैया एक इस तरह से एक बड़ा सा वैसल होता है, ठीक है। मैं आपको पेंसिल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, देखिए, ये है, ये जो है, ये ये जिंक वेसल है। जिंक वेसल किसका काम करता है? ये रोड नहीं आएगा भाई, यहाँ पे वेसल आएगा, सो सॉरी। जिंक वेसल जो काम करता है एनोड का, ठीक है। इसके बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच एक ग्रेफाइट की रोड है जो किसका काम कर रही है? कैथोड का, ठीक है। इसके सराउंडिंग में दो तरह का पेस्ट भरा गया है। जो ग्रेफाइट रोड है, जो ब्लैक ब्लैक सा होता है, कार्बन आपने देखा भी होगा, उसके साइडों में होता है पाउडर्ड MnO2, और उसके और साइडों में, बाहर की साइड एक पेस्ट भरा होता है अमोनियम क्लोराइड का एंड जिंक क्लोराइड का। यही कुछ लिखा गया है, दैट दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक वेसल। एक जिंक का वेसल होता है जो कि एनोड का काम करेगा, जिसपे ऑक्सीडेशन होगी, उसके अंदर पेस्ट भरा गया है। ये होती है रिडक्श रिएक्शन। यहाँ पे बात करें तो रिएक्शन कैसे होती है? एनोड पे, एनोड पे बात करें तो जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा। कैथोड पे कौन होगा? एक तो जो अंदर वाला है पाउडर्ड MnO2, ठीक है, एक ये NH4 पॉजिटिव, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा MnOOH NH3। और ये रिएक्शन वन शॉट में समझाई भी हुई है रिएक्शन मैंने आपको। इसके बाद बढ़े तो मरकरी सेल। मरकरी सेल जो बटन सेल होते हैं, जो वॉचेस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो दिस सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक वेसल एक्ट एज एनोड, जो कि एनोड का काम करेगा, एंड ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट रोड किसका काम करती है? एक कैथोड का। बिल्कुल सेम फंडा है, बस इसमें जो पेस्ट है वो डिफरेंट होता है। ये जो सराउंडिंग का जो पेस्ट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। कौन सा पेस्ट होता है भाई इसके सराउंडिंग में? इसके सराउंडिंग में पेस्ट होता है HGO का एंड KOH का मिक्सचर। HGO एंड KOH के मिक्सचर का हम लोग यूज करते हैं। तो एनोड पे कौन होगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये 2OH नेगेटिव में से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव इस जिंक 2 पॉजिटिव के साथ जुड़ के ZnO बनेगा, एंड यहाँ से बच जाएगा H2O, ठीक है। कैथोड पे कौन होगा? HGO, और यहाँ से जो बने हैं H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके बनेगा Hg प्लस 2OH नेगेटिव। एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग?
जो कैंसिल हो सकता है अपोजिट साइड को उसे कैंसिल करते हैं और बाकी बचा हुआ नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है भाई? जो सेकेंडरी बैटरी होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, जिनको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। इनका यूज जनरली कहाँ पे किया जाता है? इन इन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल्स। 6 वोल्ट एक सेल होते हैं, आपको दिख रहा होगा। 3 मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं, 3 रेड कलर के हैं, जिनमें से 3 लेड सॉरी हाँ लेड है और 3 लेड ऑक्साइड हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, इसे एनोड बोलते हैं हम लोग। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एनोड दिखाएंगे और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या दिखाएंगे? कैथोड दिखाएंगे। ठीक है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन सब पे ऑक्सीडेशन होगी, बाकी सब पे रिडक्शन होगी। ठीक है, ए 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 38% होना चाहिए। 38% का मतलब समझते हो ना, कि वहां पे 38 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 38 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड है। टोटल सॉल्यूशन अगर 100 मिलीलीटर है तो। क्लियर? अब ड्यूरिंग रिचार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अलग अलग तरह से रिएक्शन होती है। ये होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या है? एनोड है, लेड है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, PbSO4 बनेगा। कैथोड पे कौन है? PbO2 है, SO4 है, 4H पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और रिचार्जिंग में क्या होगा? ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगी और रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। देखो, जो एनोड थी वो कैथोड हो चुकी है और रिएक्शन रिवर्स हो चुकी है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। देखो, ठीक है। आगे जो चांसेस बनते हैं फ्यूल सेल आने के, बहुत चांसेस बनते हैं भाई। फ्यूल सेल सबसे मॉडर्न टाइप के सेल हैं एंड इनका जो सबसे पहले यूज किया गया था वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज किया गया था। क्यों ये फ्यूचर के सेल बोला जा रहा है? नहीं, क्योंकि पोल्यूशन नहीं फैलता है और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा लंबी है। क्लियर है? और इनमें जो फ्यूल यूज होता है ना, उससे पोल्यूशन नहीं फैलता और वो हद से भी ज्यादा, मतलब उसके खत्म होने के चांसेस नहीं बनते। हाइड्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में नहीं है बट हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह का कुछ सेटअप होता है। एक साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है, एक साइड से ऑक्सीजन गैस पास कराई जाती है। ये इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं इन्हें। पोरस समझते हो, जिनमें हल्के हल्के से छेद होते हैं। और सेल के बिल्कुल बीचों बीच इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, KOH या फिर NOH। ठीक है, फ्यूल कौन कौन सा यूज कर सकते हो आप लोग? याद रखना, हाइड्रोजन, मीथेन या मिथेनॉल का यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, एनोड पे कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। कैथोड पे कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, 4OH। ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। 4 हाइड्रोजन जब 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो 4H पॉजिटिव बनेंगे, 4OH नेगेटिव के साथ जुड़ के क्या बन जाएंगे? 4H2O। एट कैथोड पे क्या होगा? वो ऑक्सीजन। यहां से देखिए, 4H2O में से 2H2O का यूज किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इन सब को जोड़ दो आप, ये बन जाएगा 4OH नेगेटिव। 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, बाकी इसको यूज कर लेंगे। एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल में कई सारे एडवांटेज हैं बट सबसे मेन जो है वो है पोल्यूशन फ्री होते हैं एंड इनका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। तो ये था बेटा जी क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।